सो इट्स डे ऑफ फन प्रैक्टिसिंग वॉइस रिकॉर्डिंग। तो हम 100 डेज़ की जर्नी आपके साथ शेयर करेंगे और रोज़ाना की प्रैक्टिस अपलोड किया करेंगे, और एट द एंड ऑफ द 100th डे मैं आपको बिफ़ोर एंड आफ्टर रिजल्ट्स बताऊंगा। और जो एक्सरसाइजेज हैं वो हम रोज़ाना की बुनियाद पर किया करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी डीप ब्रेथिंग ही, जिसमें हम नोज़ के ज़रिए सांस अंदर लेके जाएंगे और माउस के ज़रिए उसे एक्सहेल करेंगे यानी निकालेंगे। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। 3 to 4 मिनट्स आप इसे ज़रूर किया करें। तो लेट्स स्टार्ट इट। स्लोली स्लोली आपने प्रोसेस करना है, और साथ आप जो है मोबाइल में एक टाइमर लगा सकते हैं। मैं टाइमर लगा देता हूँ। तो साथ ही और आज में साथ साथ आप अपने गले को भी साफ़ कर सकते हैं, जिससे आपकी क्लैरिटी और बढ़ेगी। और इसके साथ जो है आप अपना कोई भी फेवरेट म्यूज़िक भी लगा सकते हैं। अगर आप बोर ना होना चाहें तो आप इसको फेवरेट म्यूज़िक को भी सुन सकते हैं। जैसे कि मेरा फेवरेट ये है, तो मैं साथ साथ ये सुनूंगा और अपनी प्रैक्टिस जारी रखूँगा। तो हमारी डीप ब्रेथिंग की एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी होगी, वो हम जो है माउथ को क्लोज करके और की आवाज़ें निकालेंगे, इस तरह से कि जो हमारी वाइब्रेशन है वो हमारी चेस्ट और वोकल में जो है वो महसूस हो हमें। सो स्टे रिलैक्स एंड ब्रेथ नॉर्मली।
तो इसका जो इसका जो हमारा मकसद है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस को मेंटेन रखना है। रेजोनेंस होती है, आप समझ लें, आपकी बोलने की शक्ति कह सकते हैं, आपके वर्ड्स की जो ताकत है उसे हम रेजोनेंस कहते हैं। तो आपकी इससे जो वॉइस है वो इससे जो है भारी और मजबूत होगी। आप गौर करिएगा, वक्त के साथ साथ आपकी आवाज़ में दम आना शुरू हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप ना इसको महसूस करने के लिए अपनी चेस्ट पर हाथ भी रख सकते हैं, और इससे पता चलेगा कि आप सही तरह से प्रैक्टिस करने के नहीं। जो आपकी वाइब्रेशन है उसका सबसे ज़्यादा असर आपको चेस्ट में दिखना चाहिए। और आप इसको साथ साथ नाक के ज़रिए भी लेके जा सकते हैं। अगर आप खुद जब इसे कर रहे होंगे तो आप इस पर कंट्रोल भी कर सकते हैं, इस वाइब्रेशंस पर, कि वाइब्रेशंस कहाँ पर आएँ। तो ज़्यादा फोकस आप करिएगा कि आपकी चेस्ट पर आएँ, और उसके बाद फोकस करिएगा कि आपकी चेस्ट से होते हुए नाक पर जाएँ, ताकि जो सारा वे है ना, असल में आवाज़ कैसे बनती है, जो सारा माउथ के अंदर आपकी कैविटी कह लें, खला है, उसमें जो है हमारी वाइब्रेशंस टकराती हैं, और उससे हमें एक आउटपुट मिलता है। क्योंकि साउंड एक वेव है ना, हम जो कंप्रेस करते हैं एयर पार्टिकल्स को, तो उसकी जो कंप्रेशन है वो हमारे डायाफ्राम तक जाती है, कान के, और देन वो दिमाग को सिग्नल्स मिलते हैं, और वो हमें वॉइस को डिकोड करके बता देता है। तो इसी तरह से आपने इस तरह से अगर आप समझेंगे ना, तो आपकी इम्प्रूवमेंट ज़्यादा आएगी। तो हम प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी 2 प्रैक्टिसेस कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा टाइमर भी चल रहा है, और टोटल हमारे 10 मिनट्स हो चुके हैं। तो आप टाइमर का इस्तेमाल अपनी अकाउंटेबिलिटी के लिए कर सकते हैं कि आपने कितनी देर की। तो थर्ड एक्सरसाइज हमारी जो है वो है हमारी, आप कह सकते हैं, सस्टेन टोन करने के लिए। इसमें हम करते क्या हैं
इसमें हम एक गहरी सांस लेते हैं, उसके बाद हम मुंह को जितना हो सके उतना खोल लेते हैं और आ और ई की आवाज़ें मसलसल निकालते रहते हैं और जितना हमारा स्टेमिना हो। इससे होता ये है कि आपका आहिस्ता आहिस्ता आपका स्टेमिना डेवलप हो जाता है और जो आपकी आवाज़ में ऊंच नीच आती है ना, वो ऊंच नीच जो है वो कम हो जाती है और आप एक फ़्लो और एक कंसिस्टेंसी में बोल पाते हैं। आपकी यानी आप कह सकते हैं कि आपकी रेजोनेशन जो है थ्रोट और चेस्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग होंगे इससे। तो अभी आप मेरे साथ इसे कंटिन्यू करें। तो हम अभी इसको स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस के दौरान जो है पानी का इस्तेमाल भी ज़रूरी है, तो आप साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी भी पीते रहें।
तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने सिंगर बनना है या वॉइस आर्टिस्ट बनना है तभी आप ये प्रैक्टिसेस करें। आप इसको डेली कम्युनिकेशन के लिए भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैंने भी अपनी जो बेसिक मेरा पर्पस है वो कम्युनिकेशन को बेटर करने के लिए किया, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि मैं कम्युनिकेशन के दौरान काफ़ी लफ्ज़ पूरे सही तरह से बोल नहीं पाता, उन्हें प्रोनाउंस नहीं कर पाता और उनमें अटक जाता हूँ, या मेरी जो फ़्लो है, फ्लुएंसी है वो काफ़ी ख़राब है। और ऐसे ऐसे ऐसी आवाज़ें बहुत आती हैं बोलते हुए, तो क्लैरिटी भी कम है। तो फिर हमने ये प्रैक्टिस स्टार्ट की हैं, और हो सकता है कि जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो तो समवन लिसन यू एंड स्माइल एट यू। सो आपने बिल्कुल भी शर्माना नहीं है, अपनी इम्प्रूवमेंट करते जाना है, बिकॉज हमारी तो टैगलाइन है, बस सीखता जा, बस सीखता जा, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। तो लेट्स कंटिन्यू। हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस जो है उसमें हम करेंगे ये कि अपने माउथ में पेंसिल फंसा लेंगे, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। तो पेंसिल फंसाने के बाद अब मैं तो एक्चुअल एक स्क्रिप्ट होती है मेरे पास रोज़ाना की बेसिस पर, मैं उस पर ये प्रैक्टिस करता हूँ। तो मुझे फ़ायदा ये मिलता है कि जब मैं स्क्रिप्ट को विदाउट पेंसिल बोलता हूँ तो वो काफ़ी क्लैरिटी मुझे मिलती है। और मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जिसे मैं आने वाले दिनों में रिवील करूँगा, वहाँ पर फिर मैं अपलोड करता हूँ, तो मुझे थोड़े से रिजल्ट जो हैं बेटर मिल जाते हैं। तो इसमें आपकी इम्प्रूवमेंट होगी ये कि जो आपके प्रोनाउंसिएशन है ना वो आपके क्लियर हो जाएगी, वर्ड्स को बोलना, अदा करना आपके लिए जो रेगुलर प्रैक्टिस है वो आसान हो जाएगा। और अब इसको आपने कैसे करना है कि आपने अपनी पेंसिल रखनी है हॉरिजेंटली 30 के दरमियान, और उसके बाद जो स्पीक आपने बोलना है स्लोली, और मूव योर लिप्स एंड टंग एंड जा, आपने पूरी मुंह को ना हरकत देनी है। ये बेसिकली आपकी जो मसल्स हैं उन्हें एक्टिवेट भी करेगा। फोकस ऑन क्लियर कम्युनिकेशन एंड स्टडी ब्रेथ। और प्रैक्टिस आप डेली करेंगे तो आपका इंप्रूव हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। मैं अपनी पेंसिल पिक कर लूँ और अपनी जो है स्क्रिप्ट ओपन कर लूँ, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। उतनी देर तक आप म्यूज़िक एंजॉय करें। सो पेंसिल हमने फंसा ली है अपने दांतों में। अब मैं अपनी स्क्रिप्ट पढ़ना स्टार्ट करूँगा। मैं म्यूज़िक थोड़ा लो कर दूँगा ताकि आपको पता चल सके कि हम कितनी स्पीड में इसे पढ़ेंगे और कितना आपने स्पीड रखनी है। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा एक स्टार्ट करते हैं। सोचो, ओलंपिक्स जहां दुनिया अमन, दोस्ती और खेल का जश्न मना रही थी, वहीं कुछ ही घंटों में जंग का मैदान बन गया। और सब कुछ सिर्फ एक सिक्योरिटी की गलती की वजह से हुआ। 5 सितंबर 1972 की सुबह मुनिच ओलंपिक्स अपने अरूज पर था। 121 मुल्कों के हजारों एथलीट्स हिस्सा ले रहे थे, और वेस्ट जर्मनी इस इवेंट को गेम्स ऑफ पीस एंड जॉय का नाम से प्रमोट कर रहा था। लेकिन इसी फ्रेंडली माहौल की वजह से सिक्योरिटी इतनी ढीली रखी गई कि ओलंपिक विलेज के गिर्द सिर्फ 6 फुट ऊंची फेंसिंग थी। सुबह करीब 4 बजे 8 आतंकी स्पोर्ट्स ट्रैक सूट पहनकर ओलंपिक विलेज के पास पहुंचे। उनके बैग्स में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स नहीं, बल्कि AK-47 राइफल और हैंड ग्रेनेड छुपे हुए थे।
हैरानी की बात यह है कि कुछ अमेरिकन एथलीट्स ने उन्हें आम खिलाड़ी समझकर फेंसिंग पार करने में मदद भी कर दी। आतंकी सीधा इस्राएली टीम के अपार्टमेंट तक पहुंचे, लेकिन इस्राएली रेसलिंग जज यूसुफ गटफ्रेंड, अब कुछ वर्ड्स आएंगे ना जो पहले हमने पढ़े नहीं होंगे, तो उन्हें हम ना गूगल ट्रांसलेट है, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ पर जाके आप उन्हें कॉपी करें और जैसे वो प्रोनाउंस करेगी तो उसके साथ प्रोनाउंस करके आप, जैसे ये नेम है, मैं इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन जानना चाहता हूँ, तो आपने किसी वर्ड को ना रॉन्ग प्रोनाउंस नहीं करना, वरना वो आपकी हैबिट बन जाएगी, तो इसलिए आपने चेक करते रहना है। यूसुफ गटफ्रेंड, तो रेसलिंग जज यूसुफ गटफ्रेंड ने खतरा महसूस करते ही अपने 135 किलो वजनी जिस्म से दरवाज़ा रोक दिया और साथियों को भागने का मौका दिया। कुछ एथलीट्स बच निकलने में कामयाब हुए, लेकिन आतंकी अंदर घुस आए। इस्राएली कोच मोश बिंग, अब एक और नेम आया जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसे मैं डालूंगा गूगल ट्रांसलेट में और इसकी प्रोनाउंसिएशन देखूंगा कि क्या है। यूसुफ गटफ्रेंड था वो, और ये देखते हैं क्या है। मोशे वाइनबर्ग, इस्राएली कोच मोशे वाइनबर्ग और वेट लिफ्टर यूसुफ रोमानो ने भी मिसाली हिम्मत दिखाते हुए आतंकियों का सामना किया। उन्होंने मुकम्मल हथियारों से लैस अटैकर्स के खिलाफ लड़ाई की, लेकिन आखिरकार दोनों मार दिए गए। कुछ ही मिनटों में 9 इस्राएली एथलीट्स और ऑफिसर्स को होस्टेजेस बना लिया गया। दुनिया भर की मीडिया मुनिश पर टिक गई और फिर पता चला कि इस हमले के पीछे ब्लैक सितंबर का नाम का फलस्तीन मिलिटेंट ग्रुप था, एक ऐसा हमला जिसने ओलंपिक्स की तारीख को हमेशा के लिए बदल दिया और साबित कर दिया कि कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा वही होता है जिसे लोग नामुमकिन समझ के नज़रअंदाज करते हैं। तो पर्सनली मुझे स्क्रिप्ट में थोड़ा इशू लग रहा है, तो मैं इसे स्किप करने जा रहा हूँ, मैं कोई और स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करूँगा। क्या आप जानते हैं कि केमिकल लीक ने क्रू को बिना किसी जख्म के मार दिया और बाद में धमाके का सबब बना? सोचो, आप समंदर के बीच एक डिस्ट्रेस कॉल रिसीव करते हैं। पहले मैसेज आता है SOS, क्रू मर रहा है, और फिर आखिर अल्फाज होते हैं आई डाई, उसके बाद हमेशा के लिए खामोशी। ये कोई मूवी नहीं, बल्कि 1948 के मशहूर SS औरंग मैदान मिस्ट्री केस है। फिर से ये एक लफ्ज़ आया है, तो इसे हम देखते हैं क्या है। औरंग मैदान ही लग रहा है, मिडन भी हो सकता है, अभी देखते हैं एग्जैक्टली उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो औरंग मेडन ही है, मेडन, औरंग मैडन। लोकेशन थी स्टेट ऑफ मलाक्का, वही इलाका जहाँ से दुनिया की हज़ारों जहाज गुजरते हैं, और करीब वहीं रीजन जहाँ MH370 को आखिरी बार रडार पर ट्रैक किया गया था।
जब अमेरिकन मर्चेंट शिप सिल्वर स्टार मदद के लिए पहुंची तो उन्होंने एक ऐसा मंजर देखा जो आज तक लोगों को डरा देता है। जहाज बिल्कुल ठीक था, ना कोई डैमेज, ना पानी भरने के निशानात, लेकिन पूरा क्रू मरा हुआ था। कैप्टन से लेकर रेडियो ऑपरेटर तक, हत्या के जहाज का कुत्ता भी, सबकी आंखें खुली हुई, चेहरों पर खौफ जमा हुआ, और सबसे हैरतअंगेज बात, किसी के जिस्म पर एक भी जख्म नहीं था। रेस्क्यू टीम ने जहाज को टाउ करने की कोशिश की, लेकिन अचानक कार्गो होल्ड से धुआं निकला, फिर आग लगी, और कुछ ही देर बाद जबरदस्त धमाके के साथ पूरा जहाज समंदर में डूब गया। सारे सबूत उसके साथ गायब हो गए। बाद में डच न्यूज़पेपर और CIA की डिक्लासिफाइड फाइल्स में भी इस वाकये का जिक्र मिला। एक्सपर्ट्स की सबसे मजबूत थ्योरी ये है कि जहाज पर पोटेशियम साइनाइड या दूसरे डेडली केमिकल्स मौजूद थे। तो इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं, पोटेशियम साइनाइड को। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या ये सिर्फ केमिकल एक्सीडेंट था या SS औरंग मेडन अपने साथ कोई ऐसा राज लेकर डूबा जो आज तक समंदर की तह में दफन है। तो हमने 1 टाइम रीड कर लिया, हम 2nd टाइम अभी से रीड करेंगे अपनी स्क्रिप्ट को। क्या आप जानते हैं कि एक केमिकल लीक ने क्रू को बिना किसी जख्म के मार दिया और बाद में धमाके का सबब बना। सोचो, आप समंदर के बीच एक डिस्ट्रेस कॉल रिसीव करते हैं। पहला मैसेज आता है SOS, क्रू मर रहा है, और फिर आखिरी अल्फाज होते हैं आई डाई। उसके बाद हमेशा के लिए खामोशी। ये कोई मूवी नहीं, बल्कि 1948 का एक मशहूर SS औरंग मेडन मिस्ट्री केस है। लोकेशन थी स्टेट ऑफ मलाक्का, वही इलाका जहां से दुनिया के हजारों जहाज गुजरते हैं। ये कोई और करीब वही रीजन जहां MH370 को आखिरी बार रडार पर ट्रैक किया गया था। जब अमेरिकन मर्चेंट शिप सिल्वर स्टार मदद के लिए पहुंची तो उन्होंने एक ऐसा मंजर देखा जो आज तक लोगों को डरा देता है। जहाज बिल्कुल ठीक था, ना कोई डैमेज, ना पानी भरने के निशानात, लेकिन पूरा क्रू मरा हुआ था। कैप्टन से लेकर रेडियो ऑपरेटर तक, हत्या के जहाज का कुत्ता भी, सबकी आंखें खुली हुई, चेहरों पर खौफ जमा हुआ, और सबसे हैरतअंगेज बात, किसी के जिस्म पर एक भी जख्म नहीं था। रेस्क्यू टीम ने जहाज को टाउ करने की कोशिश की, लेकिन अचानक कार्गो होल्ड से धुआं निकला, फिर आग लगी, और कुछ ही देर बाद जबरदस्त धमाके के साथ पूरा जहाज समंदर में डूब गया। सारे सबूत उसके साथ गायब हो गए। बाद में डच न्यूज़पेपर और CIA की डिक्लासिफाइड फाइल्स में भी इस वाकये का जिक्र मिला। एक्सपर्ट की सबसे मजबूत थ्योरी ये है कि जहाज पर पोटेशियम साइनाइड या दूसरे डेडली केमिकल्स मौजूद थे, लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या ये सिर्फ केमिकल्स एक्सीडेंट था या SS औरंग मेडन अपने साथ कोई ऐसा राज लेकर डूबा जो आज तक समंदर की तह में दफन है। तो हमने इसे 2 टाइम्स पढ़ा है, आप इसको मज़ीद भी पढ़ सकते हैं जब तक आपका दिल चाहे। उसके बाद हम करेंगे ये अपनी टंग को मुंह के अंदर ही यानी मूव करवाएंगे, लिप्स के अंदर वाली साइड को टच करेंगे और नीचे वाली साइड को टच करेंगे। इससे आपकी जो रिलैक्स मिलेगा आपको मसल्स का, आपने इतनी प्रैक्टिस की है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ये प्रैक्टिस लाइव आपके साथ करूं तो आप मुझे कमेंट करिएगा, हम इसे एक फिक्स टाइम रखकर जो है लाइव प्रैक्टिस शुरू किया करेंगे आपके साथ मिलकर। और अगर चाहते हैं कि मैं इसी तरह रिकॉर्डिंग जारी रखूं तो आप फिर भी बता दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।